नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे कुख्यात तानाशाहों की। ये 5 तानाशाह जो सत्ता प्राप्त करने के बाद में तानाशाह बने और कुछ सत्ता प्राप्त करने के लिए तानाशाह बन गए। अब इनके नाम हैं हिटलर, स्टालिन, माओ, मुसोलिनी और किम इल सुंग। तो आइए आपको बताते चलें कि ये लोग दुनिया के सबसे बड़े तानाशाह बने। शासक बनते बनते ये तानाशाह बन गए, लेकिन इतिहास के पन्ने में जो उनका नाम लिखा है वो इस प्रकार से है कि अपनी भूख से इन्होंने मानवता को ही कुचल दिया। इनकी भूख थी सत्ता प्राप्त करने की, लेकिन इसमें इन्होंने जो रास्ते में आया उसको ये हटाते ही चले गए। इनका नाम केवल राजनीतिक ही नहीं बल्कि हिंसा, आतंक और क्रूरता का प्रतीक बन गया। इन तानाशाहों ने सत्ता की खातिर न केवल अपने देश बल्कि दुनिया को नष्ट करने का प्रयास किया। इनकी वजहों से दुनिया को बहुत नुकसान हुआ। आज हम इनकी क्रूरता, इनकी विचारधारा और सत्ता के लिए इनके काले पन्नों के जो इतिहास हैं उनको खोलने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर इन्होंने अपने देश का क्या नुकसान किया। फ़ायदे की बात इनकी व्यक्तिगत हो सकती है, लेकिन इन्होंने अपने देशों को त्रासदियों में डुबा दिया। इनकी वजह से एक अंधेरे युग की शुरुआत हुई और जिसे इतिहास कभी नहीं भूल पाएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हिटलर की। हिटलर वो नाम है जिसे सुनते ही पूरी दुनिया में डर और नफरत का माहौल बन जाता है। वो व्यक्ति जिसने केवल अपनी नस्लीय विचारधारा और आक्रामक युद्ध की नीतियों के कारण न केवल जर्मनी बल्कि पूरी दुनिया को मौत और विनाश की ओर ढकेल दिया। जर्मनी में 1929 को आर्थिक संकट आ चुका था। देश आर्थिक संकट से गुजर रहा था। बेरोजगारी, महंगाई और गरीबी ने जनता को हताश कर दिया था। जनता पूरी तरह से टूट चुकी थी। लेकिन उसी समय हिटलर इस सब के बीच में एक नया रास्ता तलाश कर रहा था। उसने जनता के बीच में राष्ट्रवादी विचार और यहूदियों के नीतियों का विरोध करना शुरू किया और इसने अपनी इस राष्ट्रवादी विचारधारा की आड़ में ऐसा कुछ किया, ये सत्ता तक पहुंच गया और सत्ता के पहुंचने के बाद में इन्होंने फिर जो किया वो इतिहास के लिए काला अध्याय बन गया। 1933 में जैसे ही इसे हिटलर को सत्ता मिलती है, इसने तुरंत नाजी पार्टी की ताकत बढ़ाई और उसके बाद में फिर यहूदियों को नष्ट करने का प्रयास किया। उसके द्वारा जो चलाया गया प्रयास था इतना खतरनाक साबित हुआ कि लाखों लोगों की जान चली गई और उसके वजह से वो देश गंभीर स्थिति में फिर पहुंच गया। इसने न केवल ऐसी नीतियां बनाई बल्कि पूरी दुनिया को, यहूदियों से संघर्ष होता है, उस संघर्ष के बाद पूरी दुनिया से ये अलग थलग पड़ गया और पूरी दुनिया में युद्ध की संभावनाएं बढ़ने लगी। 1939 में इसने पोलैंड पर आक्रमण किया और द्वितीय विश्व की शुरुआत की। इसी के कारण से पूरी दुनिया में उथल पुथल मच गई। लेकिन हिटलर जो सत्ता का प्यासा था उसे सत्ता तो मिली, लेकिन उसने जो राष्ट्रवाद का सहारा लिया, भोली वाली जनता ये नहीं समझ पाई कि आखिर ये राष्ट्रवाद हमें कहाँ ले जाता है और उस राष्ट्रवाद के चक्कर में पूरी दुनिया तबाही की ओर इसने ढकेल दी। वही हिटलर आखिर में इसका क्या होता है, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हर उस व्यक्ति का अंत जरूर आता है जो कि अपनी सीमाओं को लांघता है। ये व्यक्ति भी का वही हाल हुआ। इसकी तानाशाही का अंत आया और खुद स्वयं किसी के मारने से नहीं, किसी कारण से नहीं, 1945 में हिटलर ने खुद आत्महत्या कर ली। उसकी विचारधारा ने जर्मनी और दुनिया को हमेशा के लिए बदल के रख दिया। इस प्रकार से एक साधारण सा व्यक्ति शासक बनता है, फिर तानाशाह बनता है, उसके बाद में उसे आत्महत्या करनी पड़ी। दूसरे नंबर की बात करें तो आप देखेंगे स्टालिन की कहानी। जोसेफ स्टालिन ये सोवियत रूस के थे। ये नेता तो थे, एक ताकत साम्राज्य तो इन्होंने बना लिया था, लेकिन इसकी भी कीमत लाखों उन निर्दोष लोगों को चुकानी पड़ी जिनका सत्ता से, शासन से कोई मतलब नहीं था। इन्होंने सत्ता में बना रहने के लिए अपने देश को एक पुलिस राज्य के रूप में बदल दिया।
लाखों लोगों को यातना और मौत दी। इनकी क्रूरता जैसे नीतियों ने सोवियत संघ के हर कोने में भय का वातावरण बना दिया। इनकी क्रूरता इतनी प्रबल थी कि आखिर अपने विरोधियों को समाप्त करने के लिए इन्होंने बाकायदा प्लान बनाया। हजारों लोग निर्दोष थे, लेकिन स्टालिन ने इन्हें गद्दार कहकर मौत के घाट उतार दिया। जो सत्ता के साथ थे वो इनके खास व्यक्ति थे, और जो सत्ता के विरोध में थे अर्थात जो विचारधारा में नहीं बहते थे, इनको विरोधी घोषित कर दिया और विरोधी घोषित करके उन्हें आखिर मौत के घाट उतार दिया। ये भी शासक से क्रूर शासक बने, क्रूर से तानाशाही बने, लाखों लोगों की जान ली सिर्फ सत्ता के लिए, और अंत में इनकी भी मृत्यु होती है। और ये मृत्यु स्वयं तो चले गए, लेकिन सोवियत संघ के अंदर, उस देश के संग अंदर, उस राष्ट्र के अंदर इतना गहरा घाव छोड़ दिया जो आज भी नहीं भर पाया है, और आज भी लोग उस कालखंड को याद करके कराह उठते हैं। अब हम बात करते हैं माओ की, जो सबसे बड़े तानाशाह साबित हुए। ये अपने चीन की बात है। चीन का वो नेता जिसे माओ कहा गया, इन्हें सांस्कृतिक क्रांति का जनक तो कहा जाता है, लेकिन इन्होंने उस क्रांति के द्वारा ही अपने देश को नष्ट करने का पूरा प्रयास किया। नया साम्यवादी व्यवस्था तो स्थापित की, लेकिन उसके आड़े आने वाले अर्थात विरोधी विचारधारा वाले लोगों को इन्होंने जान से मार दिया और भीषण गरीबी फैला दी। क्योंकि अन्य तानाशाहों की जगह इस व्यक्ति ने भी सत्ता को केंद्र में रखा, अर्थात उस हर व्यक्ति को अपना देश का गद्दार साबित किया जो इनकी विचारधारा से मेल नहीं खाता था। और माओ की विचारधारा इस प्रकार से फैली उस राष्ट्र में, क्योंकि राष्ट्र के लोग, भोले वाले लोग नहीं समझ पाते हैं कि व्यक्तिवाद की पूजा कितनी खतरनाक होती है। एक व्यक्ति का इस तरह से शक्ति का बढ़ाना, सत्ता में पहुंचना कितना खतरनाक साबित होगा। और इन्होंने भी वही किया कि चीन को पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया। हजारों लोग, लाखों लोग मर गए, और चीन में इतनी गरीबी आ गई कि जिसके कारण से लोग, जो कुछ तो युद्ध में शहीद हो गए, जो बचे थे वो गरीबी में शहीद हो गए, गरीबी से मर गए। इस प्रकार से माओ की क्रांति का अंत तो हुआ, लेकिन इसके साथ जो जख्म दिए हैं, जो इतिहास ने सबक दिया है, उसने इस देश को बिल्कुल बर्बादी के कगार पर खड़ा कर दिया। माओ की कुछ योजनाएं जो कि क्रांति के रूप में जानी जाती हैं, वो क्रांति तो थीं, लेकिन इसके बीच में जो आने वाले लोग थे, अर्थात जो विरोधी विचारधारा के लोग थे, उनको नष्ट करना, उनको मार देना कहीं से भी न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता है। अपने देश में किसी एक वर्ग का भला करके कुछ आबादी के हित के लिए शेष आबादी को मारा जाता है, तो शासक नहीं, तानाशाही कहलाएगा। अंत में हम बात करते हैं मुसोलिनी की। इन्होंने क्या किया? ये इटली के थे। इन्होंने भी फांसीवाद के नाम से अपना अभियान शुरू किया। इन्हें फांसीवाद का पिता भी कहा जाता है। और लेकिन इन्होंने भी अपने देश को, अपनी मातृभूमि को, अपने सपनों के शहर को आग में झोंक दिया। इटली में जब ये राज्य करना चाहते थे, तब इन्होंने 1922 में ही अपनी फांसीवादी पार्टी की स्थापना की और अपनी राजनीति में हिंसा, सैन्य विस्तार और तानाशाही को बढ़ावा दिया। उसकी महत्वाकांक्षा ने इटली को द्वितीय विश्व युद्ध में ढकेल दिया, और सभी शासकों की तरह अंत इनका भी हुआ। लेकिन जो देश चैन से रह सकता था, जो चैन से जी सकता था, उस देश को भी द्वितीय विश्व युद्ध का सामना करना पड़ा। कुल मिला के देखा जाए तो जो व्यक्ति सत्ता के प्यास में इतने व्याकुल थे, उन्होंने अपने ही देश के लोगों को मृत्यु दंड दिया, या युद्ध में मरवा दिया, या गरीबी भुखमरी से जिन्हें वहीं पर ख़त्म कर दिया। वो लोग कभी भी शासक तो नहीं हुए, उन्हें क्रूर शासक ही कहा जाएगा। इससे बड़ी बात है कि मुसोलिनी का अंत कैसे होता है। हिटलर ने आत्महत्या की थी, ठीक उसी प्रकार से इनको जब जनता समझ पाई कि आखिर ये शासक सत्ता के लिए क्या क्या कर सकता है,
भाई बीच में दीवार खड़ी कर रहा है। जनता का हर व्यक्ति एक दूसरे का विरोधी हो रहा है, सिर्फ छोटी छोटी नीतियों के कारण, जो कि उनके एक प्लान के हिस्सा थे। अंत में जब जनता विचार करती है, थोड़ा जागरूक होती है, तो इनको पकड़ करके और जनता पीट पीट के मार डालती है। इस प्रकार से इस 5वें तानाशाह का भी अंत हो जाता है। अब हम बात करें किम इल सुंग की कहानी। ये उत्तर कोरिया के थे। मज़ेदार बात यह है कि जो तानाशाह हैं, इनका कोई निश्चित क्षेत्र, निश्चित कोई कारण और निश्चित विचारधारा नहीं थी। ये विश्व के सभी दिशाओं से थे, सभी भागों से थे, लेकिन एक बात कॉमन थी, ये सारे लोग अपनी सत्ता के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। इनकी कारगुजारियों ने सबको बर्बाद किया। ये उत्तर कोरिया के थे, लेकिन ये वंशवाद और तानाशाही के बहुत बड़े प्रतीक बन गए थे। ये विश्वास करता था कि राजा का बेटा ही हमेशा राजा हो, और तानाशाही राजा का एक गुण था। इनके अनुसार उसने अपने देश को एक बंद समाज में बदल दिया, जहां सत्ता का विरोध करना मौत के समान था। अर्थात ये चाहते थे कि उत्तर कोरिया में जो भी हो वो सत्ता पक्ष के नियमों के अनुसार हो, अर्थात जो शासक कहे वही सही। विरोध किया तो मारे गए, विरोध में आवाज़ उठाई, विरोध में कलम उठाई, विरोध में प्रदर्शन किया तो मृत्यु हो जाएगी। अब जैसे ही इनका राज्य बढ़ा, अर्थात ये सारे के सारे लोग एक जैसे थे। ये जनता को गुमराह करने में नंबर 1 थे, अर्थात इनकी शासन व्यवस्था ही सब जनता को गुमराह करने पर टिकी थी। तो कोरियाई युद्ध के बाद जब इन्होंने उत्तर कोरिया को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया, फिर उसे एक बंद शाही कमरे के समान बना दिया, अर्थात जहाँ पर ना कुछ सुना जाएगा और ना कुछ कहा जाएगा। इनका शासन जो है आज भी उत्तर कोरिया में जारी है। इनके बेटे और पोतों ने इनकी तानाशाही को आगे बढ़ाया है। कितनी पुरानी बात है कि 1922 से लेकर के आज तक उत्तर कोरिया आज भी उसी तानाशाही में जी रहा है जिस तानाशाही का उदय हुआ था। देश कितना बदला है, दुनिया कितनी बदली है, लेकिन आज भी अभी भी कोई ऐसी शक्ति नहीं हुई है जो उस तानाशाही को ख़त्म करे। मर तो बेचारी जनता रही है, जिन्हें शासन सत्ता से कोई मतलब नहीं, वो भी गरीबी में जी रहे हैं और गुलामी में जी रहे हैं। अब इतिहास हमें सिखाता है कि तानाशाही और आतंक से कोई समाज कभी तरक्की नहीं कर सकता। ये जितने तानाशाह थे, इन्होंने अपने देश में तबाही के अलावा और क्या किया। चंद लोगों का विकास नहीं कहलाता है। विकास तो तभी होता है जब उस राज्य का हर वर्ग अपने को स्वतंत्र महसूस करे, संपन्न महसूस करे, सुखी महसूस करे, और उसके साथ साथ वो हो भी। इन तानाशाहों ने अपने कुछ साथियों को छोड़ करके, अपनी जाति को छोड़ करके, अपनी धर्म को छोड़ करके, अपनी विचारधारा को छोड़ करके और किसी के लिए कुछ नहीं किया, और अंत में ये समाज तरक्की नहीं कर पाया। शक्ति का संतुलन, लोकतंत्र और मानवाधिकारों की रक्षा ही एक सभ्य समाज का निर्माण कर सकती है। इसके अलावा दुनिया में शासन करने का, दुनिया को खुशहाल करने का कोई रास्ता नहीं है। ये जो तानाशाह सत्ता में आए, उन्होंने दुनिया को दर्द और तबाही दी। त्रासदी के अलावा इनका शासनकाल और कुछ नहीं साबित हुआ। लेकिन हमें एक सवाल ये ज़रूर है कि आखिर हमने इतिहास से क्या सीखा। क्या आज भी हम सुनिश्चित कर पा रहे हैं कि व्यक्ति विशेष की पूजा, व्यक्ति विशेष के विचारों को बढ़ावा देना, व्यक्ति विशेष के पीछे चलना, एक धर्म विशेष के पीछे चलना, एक धर्म के लिए कार्य करना, एक वर्ग विशेष के लिए खुशहाली लाना, आखिर हम फिर वही कर रहे हैं जो इतिहास ने दोहराया था। आइए हम विचार करें कि जो इतिहास में हुआ है उसे तो हम नहीं बदल सकते, लेकिन भविष्य की योजनाएं हमारे पास होनी चाहिए, और हमें सत्ता पक्ष के हर उस फैसले का विरोध करना चाहिए जो आम जनता के खिलाफ हो, और समर्थन करना चाहिए उस फैसले का जो आम लोगों के लिए बने। इस तरह से आपने देखा कि तानाशाहों का राज्य
कितना अल्प रहा है, लेकिन उस अल्पकालीन घटना ने पूरे इतिहास को झकोर कर रख दिया और इतिहास के काले पन्ने जुड़े उन तानाशाही की वजह से। आइए हम सीख लें, यदि हम लोकतंत्र में रहते हैं तो हम लोकतंत्र के उन सारे नियमों का पालन करें जहां व्यक्ति विशेष की पूजा को प्रतिबंधित किया जाए, सभी धर्मों के लिए आदर सम्मान की दृष्टि से देखा जाए और देश के हर एक नागरिक के समान अधिकारों की रक्षा की जाए। प्रेम, बंधुत्व और भाईचारे का कारवां आगे बढ़ता रहे। कल फिर मिलते हैं एक नए विचार, एक नई कहानी, एक नए संकल्प के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।